हे एवरीवन, अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये बायोलॉजी क्लास 12th का यूनिट 1 का 4th चैप्टर है। इस यूनिट में हमारे पास 4 चैप्टर हैं। इसमें से पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म अब सिलेबस में नहीं है, तो हमारे पास इस यूनिट में 3 चैप्टर है। इसमें से ये एक बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है जिसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, कोई कैलकुलेटिव पार्ट नहीं है, बस चीज़ों को समझना है और एक जनरल अवेयरनेस का चैप्टर है। तो ये ईजी है। क्वेश्चंस आते हैं जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से वर्ड्स को अपोजिट कर दो, स्वैप कर दो, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो इसमें आता है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली जनरल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसकी डेफिनेशन जो WHO ने दी है वो, बर्थ कंट्रोल मेथड्स, MTP, एमनियोसेंटेसिस, इनफर्टिलिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले तो आप अपनी NCERT खोल लीजिए। मेरे पास मेरी NCERT खुली हुई है एंड आई हैव माई शॉर्ट। आपको ये एक पन्ने में ये चैप्टर है पूरा एंड इसमें सब कुछ है, एंड जो नोट्स है उसमें भी सब कुछ है। सब कुछ मतलब सब कुछ। प्रीवियस में जितने क्वेश्चंस आए हैं NCERT की लाइंस, इसमें हम नोट्स का पार्ट प्लस NCERT हाईलाइट्स दोनों कवर करेंगे। चैप्टर को 2 पार्ट में रखेंगे एंड बहुत लंबा नहीं करेंगे, बट ट्रस्ट में सब कुछ कवर हो जाएगा इसमें। सो सबसे पहले हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज, ये आपकी पहली हेडिंग है। इसमें इंट्रोडक्टिव पार्ट भी है, ये सारी NCERT की ही लाइन्स हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन WHO के अकॉर्डिंग, उसके बाद फैमिली प्लानिंग, पायनियर कंट्री टू इनिशिएट टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एट नेशनल लेवल, ये सारी चीज़ें सारी NCERT की लाइन्स हैं। इसमें बस आपको समझना है और जो कीवर्ड्स जो मैं हाईलाइट करूँगी बस उसे ध्यान में रखना है, क्योंकि वही मेन कीवर्ड्स जो असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट बेस में। सुना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑर्गन्स की, किनकी? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स with normal functions. However, it has a broader perspective and includes emotional and social aspects of reproduction also. Emotional and social aspects. ये जो वर्ड्स होते हैं ये आपके स्विच कर दिए जाते हैं, ये चेंज कर दिए जाते हैं सोशल रीजन में, एंड देन आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको लगता है आपने पढ़ा तो था बट याद नहीं आ रहा है। ये वर्ड्स होते हैं। नाउ WHO, उसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स। ना ऑल में हमारे पास 4 है, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। ये 4 है, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। ठीक है। Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interactions. People having physically and functionally normal reproductive organs. Physically, functionally reproductive organs के बारे में कहा गया है और emotional और behavioral interactions के बारे में कहा गया है। Assertion reason में अगर ये switch कर दे reproductive organs के साथ हम emotional और behavioral लगा दे, कुछ weird सा लग रहा है। Emotional reproductive organ, that's the trick. Now, interactions among them in all sex-related aspects might be called reproductively healthy. ये सब इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस इसको आपको रीड करते जाना है और समझते जाना है। इसमें कुछ ऐसा पढ़ाने वाला भी नहीं है। पायनियर कंट्री याद करने वाला है इंडिया, द फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एट नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे 1951 में हुआ, तो 1947 में इंडिपेंडेंस हुई थी इंडिया, 1951 में। इसे हम फैमिली प्लानिंग भी कहते हैं। RCH का फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। नाउ इन्होंने क्या किया था? इम्प्रूव प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर करंटली इन ऑपरेशन अंडर RCH, क्रिएटिंग अवेयरनेस, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज, सपोर्ट फॉर बिल्डिंग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी विद द हेल्प ऑफ ऑडियो, विजुअल एंड प्रिंट मीडिया। ये सारा आपका थ्योरी वाला पोर्शन है।
आप देखोगे एनसीईआरटी में, ये मैंने ऐसे पॉइंट्स कीवर्ड दिए हैं। जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये वाला पेज पूरा, ये पेज जिसमें कि पूरा सिर्फ थ्योरी है, वो वाला पार्ट है इसमें। नाउ पॉइंट्स में मैंने ऐसे कर दिया, जो इतना थ्योरी आपको एक लाइन रीड करोगे, जब आप रीड करोगे उसको तो आपको सब मिलेगा। इसमें एनसीईआरटी हाईलाइट्स में भी वो है। स्टेप्स टेकन बाय आईसीएच, सेक्स एजुकेशन, ऐसे ऐसे रीड मत करो, फिंगर पे करो। सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, राइट इन्फो एंड मिथ्स को चिल्ड्रन में फैलने से रोकना, कि जो सेक्सुअल मिथ्स होते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, वैसा करने से वैसा हो जाता है, वो सारी चीज़ें। बेसिक जनरल अवेयरनेस वाला। इन्फो अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, STDs, adolescents, educating couples and those in marriageable age, birth control options, care of the pregnant mother, postnatal care यानी after pregnancy, postpartum, breastfeeding, equal opportunities, sex abuse and uncontrolled population growth। ये सारी बहुत बेसिक चीज़ें, बेसिक जो स्टेप्स हैं, ऐसे आपको फिंगर्स पे ऐसे पॉइंट्स में, इसमें उतना डिटेल में दिया हुआ है वो नहीं करना है आपको, बस पॉइंट्स में आपको उसको पढ़ते जाना है। नाउ ये हमारा थ्योरी का पार्ट था, जिसे आप रीड करोगे आपको यही सारे पॉइंट्स मिलेंगे। नाउ अब आपकी मर्जी है कि आप उसे रटो बैठ के या ये पॉइंट समझ लो, क्योंकि एग्ज़ाम में एनसीईआरटी की लाइन से ही आता है, तो नो डाउट आपको उसको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपको अगर पॉइंट्स पता है तो आपको पता है कि पॉइंट्स ये है, और अब आप ये तो नहीं कहोगे ना कि क्वेश्चन में अगर दिया है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में कि टू प्रमोट सेक्स रिलेटेड myths इन स्कूल अमंग चिल्ड्रन, एसोसिएशन, ये तो किया नहीं था, बेसिक सी चीज़ है। तो आपको पॉइंट्स पता है तो आप उस चीज़ को रिलेट कर ले जाओगे, एंड अभी हम रीड भी कर लेंगे। नाउ जो हमारा मेन इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, अब शुरू होता है एमनियोसेंटेसिस से। नाउ एमनियोसेंटेसिस क्या है? ये एक प्रोसेस है जिससे कि जब बच्चा पैदा नहीं हुआ होता है उस टाइम पर हम एमनियोटिक फ्लूइड में जो फीटल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो फीटस होता है उसके ऊपर एक लेयर होती है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उनमें से जो उसकी सबसे क्लोज लेयर होती है वो एमनियन की होती है, एमनियोटिक लेयर कहते हैं, और वहीं पे फिल्ड होता है फ्लूइड जो होता है, एमनियोटिक फ्लूइड हम उसे कहते हैं। नाउ नो डाउट कि वो सबसे फीटस के सबसे क्लोज वाली लेयर है, तो उसमें फीटल सेल्स प्रेजेंट होंगे, और भी बहुत सारे डिजॉल्व अनडिजॉल्व सब्सटेंस होते हैं, वो आपके लेवल का नहीं है, वो प्रेजेंट होंगे ना। उन्हें निकाल के अगर हम उस पर रिसर्च करें, टेस्ट करें, तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है फीटस के बारे में। तो एमनियोसेंटेसिस एक बहुत अच्छी प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इससे आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पता चलता है, जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एंड द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द फीटस। अच्छी प्रोसेस है, बट स्टिल इससे बैन कर दिया गया था। वाई? क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन लीडिंग टू फीमेल फिटिसाइज एंड मैसिव चाइल्ड ह्यूमनाइजेशन, इसके थ्रू जो हमारी टिपिकल जो हमारी सोसाइटी है, जो सोशल स्टिग्मा है कि मेल चाइल्ड को प्रायोरिटी दी जाती है, फीमेल चाइल्ड को नहीं, एज अ बर्डन लेते हैं, जो भी इस चीज़ हमारी ऑर्थोडॉक्स चीज़ें हैं, उसकी वजह से लोग एमनियोसेंटेसिस के थ्रू सेक्स डिटरमाइन करते थे, एंड फीमेल चाइल्ड अगर होते थे तो उसे उसके बर्थ से पहले ही उसे अबॉर्ट करवा दिया जाता था। इसकी वजह से फीमेल पॉपुलेशन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, तो गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया था। बाकी यूज़फुल है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ना आप सोचो कि कोई बच्चा है जिसके हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये आपने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में पढ़ा है, ये पढ़ा होगा, नहीं होगा तो आगे हम वो भी पढ़ेंगे। ये डिजीज़ होती हैं जो चाइल्ड मतलब बच्चे को बचने की पॉसिबिलिटी है, उसके एक हेल्दी इंडिविजुअल होने की पॉसिबिलिटी, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ऐसे में उस चाइल्ड की भी एंड उसकी फैमिली की भी, दोनों की भी आगे चलकर लाइफ बहुत फुल ऑफ स्ट्रगल हो जाती है, एंड मोस्ट प्रोबेबली शायद वो सर्वाइव भी ना करे। तो ऐसे केसेस में, या अगर हैंडीकैप्ड है, ऐसी चीज़ें नहीं, सॉरी वो तो अल्ट्रासाउंड होता है, सॉरी। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स। नाउ ये क्वेश्चन आया था, या एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है,
amniocentesis can be done between amniocentesis can be done between 14 to 16 weeks of pregnancy. This one. Between 14 to 16 weeks of pregnancy. ये क्वेश्चन आता है कि आपको सिर्फ स्टार मार्क कर लेना है. Now कुछ important questions हैं. Sample is collected from amniotic fluid because they have skin cells of fetus. Skin cells. It is an invasive method because it poses threat to the fetus. Invasive method है क्यों? क्योंकि आप जो fetus है उसके इतने close जाके अब वहाँ से amniotic fluid निकाल रहे हो, fetal cells आ रहे हैं उसमें, तो ये kind of dangerous होता है. It cannot detect morphological defects in the fetus. जैसे कि मैंने बताया handicapped है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, अनडेवलप्ड है, अंडरडेवलप्ड है, इन सारी चीज़ों का हमें पता नहीं चलता. उसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है. एग्जाम्पल ऑफ मोर्फोलॉजिकल डिफेक्ट्स का क्लेफ्ट पैलेट. ये PYQ है, NCERT में नहीं दिया है बट PYQ है. ये क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है? व्हेन द पैलेट इज नॉट फ्यूज्ड, माउथ के अंदर बगल कैविटी में जो पैलेट रीजन होता है वो फ्यूज नहीं होता है, तो वहाँ पे एक गैप होता है जिसके थ्रू एयर पास करती रहती है. ये एक मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट है. इस तरह के डिफेक्ट के बारे में हम अल्ट्रासाउंड से पता कर सकते हैं. Now, ये जो नीचे दी हुई है ये वाली लाइन, ये जो आपका पूरा दिया हुआ है आपकी पूरी NCERT की लाइन है. इसे मैंने एज इट इज कर दिया है क्योंकि इसमें भी सबको उसको रटना है. एज इट इज अगर आएगा ये तो क्वेश्चन आएगा, इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बन रहा. Successful implementation of various action plans to attain reproductive health requires strong infrastructural facilities, professional expertise and material support. 3 चीज़ें याद कर लो बस आप. Strong infrastructural facilities, professional expertise and material support. Now, implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people. इसमें मैं क्या ही बताऊँ. सहेली oral contraceptive was developed at CDRI Central Drug Research Institute at Lucknow. याद कर लो इसे भी आप. ये NCERT की ही लाइन है. Now, इस तरह से हम NCERT को भी कवर करते चलेंगे. अभी हमने पेज नंबर 57 एंड 58 कवर करा है, 8 पेज पूरा. उसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल अवेयरनेस वाली चीज़ें थी क्योंकि अभी आज चैप्टर बस स्टार्ट हुआ है, तो जनरल अवेयरनेस की चीज़ें थी उसमें. बस पूरी ऐसे कंजस्टेड से में लिखा था, उसे मैंने पॉइंट्स में कर दिया. नाउ हम रीड भी कर लेंगे उसे. ये हमारा पेज नंबर 57 का पहला वाला है. The term, कौन सा term? Reproductive health. The term reproductive health simply refers to, ये लाइन हमारी PDF में देखो, healthy reproductive organs with normal functions. However, it has a broader perspective and includes the emotional and social aspects of reproduction. Also, according to WHO, total well-being in all aspects of reproduction, physical, emotional, behavioral and social. ये चारों points थे हमारे पास. Society, therefore, society with people having physically and functionally normal reproductive organs. Physically, functionally हम use करते हैं reproductive organs के लिए. Emotional and behavioral हम use करते हैं interactions के लिए among the people in all sex-related aspects. इन्हें हम reproductively healthy कहते हैं. यानी कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी का मतलब बस ये नहीं है कि वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड, बस आप एक इंडिविजुअल की ओवरऑल जो वेलबींग है ओवरऑल उसे हेल्दी होना चाहिए हर तरह से, तभी वो रिप्रोडक्टिवली भी हेल्दी होगा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से वो रिलेटेड है. नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज, ये आपकी हेडिंग थी. India was among the first countries in the world to initiate action plans and programs at a national level
to attain total reproductive health as a social goal. These programs are called family planning, and they were initiated in 1951 and were periodically assessed. कीवर्ड चेंज हो जाएगा या ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स असर्शन रीजन में पीरियोडिकली के लिए अगर पीरियोडिकली जगह की जगह अगर आ गया ड्रामेटिकली या फिर एट वंस कलेक्ट कर दोगे. They were periodically assessed over past decades. Improved programs covering wider and आगे जो भी लाइन्स हैं, improved programs covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name RCH. ये वही सारे NCERT लाइन से मैंने सारे पॉइंट्स, ट्रस्ट मी, मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं. आप बस उन पॉइंट्स को ऐसे खोल के बैठना और NCERT लेके बैठना. एक एक पॉइंट आपको मिलेगा उसमें, एक एक पॉइंट. हमारा मेन गोल है चीज़ों को समझना, दिमाग में रखना, कम से कम वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा समझ के चीज़ों को दिमाग में स्टोर करना, क्योंकि बहुत है स्टोर करने के लिए. तो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें ऐसे प्रायोरिटी दो. जो चीज़ें जनरल अवेयरनेस वाली है चैप्टर में, जो कि आपको पता है कि आपको पॉइंट पता है, तो आप समझ जाओगे स्टेटमेंट में, तो वो आप ऐसे बात करो. ठीक है ना. ये वही पूरा पेज है. With the help of audio, visual and print media, governmental and non-governmental agencies. ये important है. With the help of audio, visual and print media, governmental and non-governmental both agencies, they have taken various steps to create awareness among the people about reproduction related aspects. Parents, other close relatives, teachers and friends also have a major role in the dissemination of the above information. Introduction of sex education in schools should also be encouraged to provide right information to the young. Schools में sex education and I personally feel कि होना चाहिए, क्योंकि this age really vulnerable to all kinds of dangers. So yeah, सच में होना चाहिए. To discourage children from believing in myths को prevent करना and having misconceptions about sex related aspects. Proper information about reproductive organs, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted disease, STDs, AIDS, etc. would help people, especially those in the adolescent age group. ये जो हमारी STIs की vulnerable जो age group होती है वो 15 to 24 years की होती है. Vulnerable age group होता है ये. Lead a reproductively healthy life. No, इसमें जितने points आपने देखे मैं आपको दिखा रही हूँ. देखो ये देखो. Sex education in schools to give right info, stop myths among children, info about reproductive organs, safe sex, STD, adolescence, related changes, educate couples. आगे भी वैसी लाइन से birth control, postpartum care, equal opportunities and everything. देखो, educating people, especially fertile couples. ये पॉइंट हो गया एजुकेटिंग कपल्स एंड दोज इन द मैरिजेबल एज ग्रुप, स्पेशली अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस. वो पॉइंट हो गया हमारा बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस का. केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, पोस्टपार्टम, postnatal care of the mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunities for the male and female child, etc. would address the importance of having a socially conscious would address the importance of bringing up socially conscious healthy families of desired size. The word here, desired size, is important. Awareness of problems due to uncontrolled population growth. Social evils like sex abuse, sex related crimes. देखो पीछे पॉइंट में कवर हुआ है. Sex abuse due to problems due to uncontrolled population growth, सब कुछ कवर है. And they take up necessary steps to prevent them. ठीक है, ये आपका इतना हो गया NCERT का पार्ट. आपको समझ में आ गया, पॉइंट वाइज था वो. आगे डिटेल में भी है, NCERT भी कवर है, सब कवर है.
नो इसके आगे जो पैरा देख रहे हो अपनी एनसीईआरटी में वो है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स। वो हमने ब्लू में नीचे जो लर्न में दिया था वो एज इट इज़ दिया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड मटेरियल सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद था एम्योसेंटेसिस, वो हमने पीछे कवर कर लिया। तो अभी हमारा पेज नंबर 56, 57, 58 हो गया। 57 और 58 पेज नंबर कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम स्टार्ट करते हैं ये पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। यहाँ से हमारा चैप्टर असल में जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से है, मेनली बर्थ कंट्रोल और फिर उधर इनफर्टिलिटी। ये दो मेन जो बड़े टॉपिक्स जो हैं वो हैं, ये हमारा मेन है। तो नाउ पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, आपको पता है अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़, रिसोर्सेज का लिमिटेड हो जाना, कंपटीशन, हर चीज़ इंक्रीज़ हो रही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स उठाती है। जैसे देखो, सबसे पहले इधर आओ, ये कोई सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन वाली ये एम्नियोसेंटेसिस वाला है ये पूरा पैराग्राफ। अभी हम इसको कर लेंगे, ठीक है, इसे भी अभी हम कंप्लीट कर लेंगे। पहले हम ये पार्ट करते हैं। In the last century, an all-round development in various fields significantly improved the quality of life of the people. However, increased health facilities, mortality rate decrease हुआ है। क्यों? हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारी इतनी ज़्यादा हो गई हैं, बेटर लिविंग कंडीशंस। ओके, now increased health facilities along with better living conditions had an explosive impact on the growth of population. यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन was around 2 billion, that is 2000 million. 1 billion में कितने हो गए? 1000 million होते हैं। तो इसलिए 2 billion बड़े से छोटा into 1000, 2000 million 1900 में। It increased to about 6 billion by 2000, year 2000 and 7.2 billion in year 2011. ये अभी हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात हो रही है। उसके बाद सिमिलर ट्रेंड हम इंडिया में भी देखते हैं। इंडिया में जब अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन था इंडिपेंडेंस के टाइम पे, दैट इज यह क्या हो गया 1947, एंड बाय ईयर 2000 वो 1 बिलियन पहुंच गया था। एक्चुअली क्रॉस हो गया था 1.2 बिलियन बाय मई 2011। इसे याद कैसे करेंगे? अब पीछे आओ, देखो सबसे पहले तो रीजंस फॉर एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन ग्रोथ क्या थे? रीजंस थे हमारे सबसे पहला रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। वाई? हेल्थ फैसिलिटीज़ इंक्रीज हो गई हैं, जो इतने सारे हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर सेंटर्स, क्लिनिक्स, इतनी जो रिसर्च एडवांस हो गई है, इक्विपमेंट्स, इन सारी चीज़ों से मोर्टेलिटी रेट बहुत डिक्रीज हो गया है। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट फुल फॉर्म से इम्पोर्टेंट है। MMR, IMR होता है इन्फेंट, जो छोटे बच्चे होते हैं वो, उनका जो मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट कम हो गया है। यानी कि मेटर्नल यानी कि पहले होता था कि रिप्रोड्यूसिबल एज, नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज होगी तो जो रिप्रोडक्टिव जो हमारा ग्राफ होता है अपने वो इकोलॉजी में रिप्रोडक्टिवली एक्टिव जो एज है उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो गए। हेल्थ फैसिलिटीज़ इंक्रीज हो गई, बेटर लिविंग कंडीशंस, अवेयरनेस हो गई। अभी आपने पीछे पढ़ा RCH क्या काम करा उसने? अवेयरनेस का। तो इन सारी चीज़ों से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हुई है। क्योर ऑफ STDs कुछ के हैं, कुछ के नहीं हैं अभी, बट मे बी इन फ्यूचर हो। पोस्ट नेटल केयर बेटर हुआ है। कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, उसके लिए भी बहुत सारे नॉर्म्स चले थे। रिड्यूसिबल एज, हेल्थ फैसिलिटीज़, बेटर लिविंग कंडीशंस, अवेयरनेस, क्योर ऑफ STDs, ये सारी चीज़ें। नाउ वर्ल्ड पॉपुलेशन
1900 में थी 2 बिलियन, 2000 में हो गई 6 बिलियन, 2011 में हो गई 7.2 बिलियन। याद कैसे करेंगे सर? 1900 यानी कि हम पहले तो ये 90s से स्टार्ट कर रहे हैं। 1900 में 2 बिलियन, 2000 मिलियन, याद करें, प्लस करो उसमें 100, 2 बिलियन से 6 बिलियन हुआ। फिर इसमें देखो 100 ईयर्स में हमारा 4 बिलियन इंक्रीज हुआ, लेकिन अगले 11 सालों में ही 1.2 बिलियन इंक्रीज हो गया। डिफरेंस देख रहे हो किस तरह से इंक्रीज हो रहा है। इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम पे 350 मिलियन और फिर 2011 यानी कि जब वर्ल्ड में 7.2 बिलियन पॉपुलेशन थी, तब इंडिया में अकेले 1.2 बिलियन पॉपुलेशन थी। प्राउड, एक्चुअली नॉट। ओके, नाउ थ्रू आवर SAGE प्रोग्राम we could bring down the population, but it was only marginal. उसका बहुत कोई इफेक्ट नहीं पड़ा पॉपुलेशन पे, it was only marginal. According to ये याद करना है, इसमें कुछ नहीं ऐसा कर सकते याद करना है उसको। According to 2011 census report, population growth rate was less than 2%. That is 2%, a rate at which a population could increase rapidly. ये वाली चीज़ लोगों को नहीं समझ में आती। ये जो पार्ट है, क्या लिखा है 20/1000/year करके लिखा रहता है, नहीं समझ में आता। लेस दैन 2%, इतना समझ में आया? नाउ सी, getting difficult. इसका भी सोल्यूशन निकालना होगा। ओके, इंटू 100, तो जब हम ऐसे करेंगे ना, इसमें मैं आपको क्या ही बताऊँ, 1000 ये हमारा आ गया 2% पर ईयर। समझ में आया? 20/1000 परसेंटेज की बात हो रही है, तो हम इंटू 100 करेंगे, पर ईयर की बात हो, यानी कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था 2011 की सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, वो हमारा पर ईयर 2% से भी कम था। द रेट एट विच अ पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली। नाउ पॉपुलेशन को रिड्यूस करने के लिए कुछ जो स्टेप्स थे वो थे, most important step was to motivate people to have smaller families by using various contraceptive methods. Slogans, हम दो हमारे दो, वन चाइल्ड नॉर्म, मैरिजेबल एज रेज हो गई थी इम्पोर्टेंट है गर्ल्स के लिए 18 एंड बॉयज़ के लिए 21. इंसेंटिव्स फॉर गिवन, दैट इज ऑफिस वाले टर्म्स में सुना होगा आपने, इंसेंटिव्स जो भी कह सकते हो, मनी, प्राइस कि लोग स्मॉलर फैमिलीज रखें, एक बच्चे 2 बच्चे, उससे ज़्यादा नहीं, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके, इसके लिए उन्हें इंसेंटिव मिलता था। तो ये थे हमारे, इतना पूरा ही जो NCERT का था ये कवर किया हमने। इवन ये भी 2% वाला, ये वाला, ये हमने पूरा कवर करा, सब कुछ है नोट्स में, से ज़्यादा क्या ना। अब इसके बाद हमारे पास आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में है, तो पहले हम उसके नोट्स देखेंगे। ना, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? एक डिवाइस जो प्रेगनेंसी प्रिवेंट करता है, या एक्चुअली प्रिवेंट भी हम नहीं कहेंगे, चेक करता है कि प्रेगनेंसी ना हो।
नो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, कोई भी चीज़ आपके लिए आइडियल क्या होती है? यूज़र फ्रेंडली हो, आप ऑफ कोर्स किसी एनिमी को तो आइडियल बोलोगे नहीं। यूज़र फ्रेंडली हो, इजीली अवेलेबल हो जिसके लिए आपको बहुत मशक्क़त ना करनी पड़े। इफ़ेक्टिव हो, ऑफ कोर्स रिवर्सिबल हो, यानी कि परमानेंट नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, हम टेम्परेरीली प्रिवेंट करना चाहते हैं प्रेगनेंसी, हमेशा के लिए नहीं, तो वो रिवर्सिबल होना चाहिए। जैसे सर्जिकल मेथड्स रिवर्सिबल नहीं होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, and it should not interfere with the sexual drive or desire or act of the user. किसी भी तरह से should not interfere in the process. User friendly, effective, no side effects, easily available, reversible, and should not interfere with the process of user. ये कुछ हमारे पॉइंट्स हो गए। ये होते हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के पॉइंट्स। टाइप्स कितने होते हैं? देखो कितने टाइप से कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं हमारे पास? बहुत सारे एंड बहुत अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव के टाइप्स हमारे पास होते हैं। नेचुरल ट्रेडिशनल टाइप जो पुराने ज़माने में पहले होता था, जब ये नए वाले नहीं आए थे तब से। बैरियर मेथड्स, आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल्स, प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स, 7 है हमारे पास। नेचुरल या ट्रेडिशनल क्या होते हैं? नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड्स, इसमें कोई भी डिवाइस यूज़ नहीं होता है। ये इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, नो डिवाइस इज यूज्ड हियर, इम्पोर्टेंट है, लिख लो। ये चीज़ें एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें पैरा में लाइंस में दी होती हैं और कुछ में से हमें अपने आप क्वेश्चंस को बनाना पड़ता है, उसे निकालना पड़ता है। कोई भी डिवाइस इसमें यूज़ नहीं होता है। प्रिंसिपल क्या है? ट्रेडिशनल मेथड्स का प्रिंसिपल क्या है? अवॉइड मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, यानी कि स्पर्म और ओवम को मीट करने से प्रिवेंट करता है। यानी कि कोई डिवाइस यूज़ नहीं हो रहा तो ऑफ कोर्स क्या ही करेंगे उसमें, उन्हें नहीं मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ज़ायगोट नहीं बनेगा, तो आगे की प्रोसेस नहीं होगी। गैमीटोजेनेसिस, ना ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वाले में हमेशा आता है कि कौन से मेथड में गैमीटोजेनेसिस होती है, यानी कि गैमीट बनता है, कौन से में गैमीट ट्रांसफ़र होता है, नहीं होता है, कौन से में फर्टिलाइजेशन होती है, कौन से में इम्प्लांटेशन होता है, किस में नहीं होता है, किस में मेंस्ट्रुएशन होता है, कौन सा एसटीआई से प्रोटेक्ट करता है, कौन सा नहीं करता है, सबके बारे में जब ये कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसमें आता ही आता है, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन इस पॉइंट पर आता ही आता है। सो इस एक टेबल है, वो आगे लिखा होगा या अभी देखिए। तो नेचुरल मेथड में बस प्रिवेंट करते हैं उन्हें मीट करने से, यानी कि गैमीटोजेनेसिस होगा, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, फीमेल में ओजेनेसिस होगी, गैमीट बनेगा, स्पर्म और ओवम बनेंगे। ट्रांसफ़र भी होगा, यानी कि स्पर्म वास डिफरेंस से होके इजैक्यूलेटरी डक्ट तक आएगा, यूरेथ्रा के थ्रू आएगा, यानी कि गैमीट का ट्रांसफ़र होगा। फीमेल में ओवम ओवरी से फेलोपियन ट्यूब से होते हुए इनफंडिबुलम एम्पुला इस्थमस उस रीजन तक आएगा, यानी कि गैमीट ट्रांसफ़र होगा। तो गैमीट ट्रांसफ़र और गैमीटोजेनेसिस ये दोनों प्रोसेस हमारी उसमें होंगी, वो प्रिवेंट नहीं होंगी। ओके, नेचुरल मेथड्स। नाउ इसमें 3 चीज़ें होती हैं, पीरियोडिक एब्सटेंस या रिदमिक मेथड, विड्रॉवल या कोइटस इंटरप्टस भी कहते हैं इसे, एंड लैक्टेशनल एमेनोरिया। बहुत सिंपल है, पॉइंट वाइज हम इसे करेंगे। पीरियोडिक एब्सटेंस या रिदमिक मेथड भी हम इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है? एब्सटेन फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 टू डे 11 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि हमें पता है 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। 14 डे पे ओव्यूलेशन हो रहा है, इसका मतलब कि
डे 14 के 2-3 दिन पहले और डे 14 के 2 से 3 दिन बाद, क्योंकि किसी भी फीमेल की साइकिल एग्जैक्ट 28-29 डेज की नहीं होती है। किसी की सिर्फ 28-29 की होती है, किसी की 32 डेज की होती है, किसी की 15 डेज की भी होती है, और बहुत सारे उसमें कंडीशंस होती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई 14 डे ओवुलेशन होता है, तो उसके 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद, क्योंकि डे 10 डे 17 के बीच में हम कोइटिस प्रिवेंट करेंगे, जिससे कि स्पर्म और ओवम मीट नहीं करेंगे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर हाई, सो कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। कंसेप्शन यानी कि प्रेग्नेंट होना प्रिवेंट हो सकता है इसमें। लाइफ स्पैन ऑफ ओवम, ये क्वेश्चन आता है। लाइफ स्पैन ऑफ ओवम 1 to 2 डे, यानी कि ओवम ओवुलेट होने के बाद, जो फीमेल ओवुलेट करती है उसके बाद ओवम फेलोपियन ट्यूब में 1 से 2 डे तक रहता है। एंड स्पर्म का लाइफ स्पैन 24 आवर्स का होता है। ठीक है ना। डे 10 to डे 17, इसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वही याद करना। फर्टाइल पीरियड कहते हैं, डे 10 to डे 17 तक हमें कोइटिस प्रिवेंट करना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की, कंसेप्शन प्रिवेंट हो जाता है, लाइफ स्पैन। ये हो गया हमारा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या रिथमिक मेथड। नाउ विथड्रॉवल या कोइटिस इंटरप्टस, इसमें क्या होता है? ड्यूरिंग कोइटिस मेल पार्टनर विथड्रॉज पीनस फ्रॉम वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन ही रीज़न है जिस वजह से स्पर्म और ओवम मीट कर सकते हैं। सो जस्ट बिफोर इजैकुलेशन विथड्रॉ करने से वो मीट नहीं करेंगे। इट इज़ डन टू अवॉइड इंसेमिनेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क कर लें। स्टार बन जा, इसे आप स्टार मार्क कर लें कि विथड्रॉवल या कोइटिस इंटरप्टस किस लिए होता है? इंसेमिनेशन प्रोसेस को, कौन सी प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए होता है? इंसेमिनेशन को। लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैक्टेशनल वर्ड देख के आपको कुछ पोस्टमार्टम, ब्रेस्ट फीडिंग, ये चीज़ दिमाग में आ रही होगी। एमेनोरिया समथिंग, मेनोरिया रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। ए मतलब प्रिवेंट हो रहा है। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ए मेनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है इसमें, यानी कि पोस्टमार्टम एंड नॉट पोस्ट कंसेप्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी इसे एक्सप्लेन करेंगे। स्टार क्लियर। नाउ इस टाइम पे क्या होता है कि आफ्टर पार्चुरेशन, जब लैक्टेशन पीरियड चल रहा होता है अप टू 6 मंथ्स, इस टाइम पे प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन बॉडी में बहुत हाई होता है। मेंस्ट्रुएशन 6 to 7 मंथ्स नहीं होते फीमेल को, ब्रेस्ट फीडिंग का ये पीरियड होता है। तो ये पीरियड लोग कहते हैं, या उस टाइम पे कहते थे, ड्यू टू हाई लेवल्स ऑफ प्रोलैक्टिन, देखो इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, LH, FSH रिलीज नहीं होंगे तो आगे की प्रोसेस नहीं होगी, कंसेप्शन के चांसेस ऑलमोस्ट निल होते हैं। मेथड इज इफेक्टिव ओनली अप टू 6 months आफ्टर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन एक्ट ऑफ डिलीवरिंग द बेबी 6 months का टाइम होता है। तो इसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन नहीं होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, क्योंकि प्रोलैक्टिन का अमाउंट हाई होता है। जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, यानी कि ओवम नहीं रिलीज हो रहा है, तो इस टाइम पे कोइटिस से फर्टिलाइजेशन या और किसी भी प्रोसेस का होना ऑलमोस्ट निल माना जाता है। तो ये एक अच्छा पीरियड कहते हैं टू अवॉइड प्रेगनेंसी। पोस्टमार्टम होता है, नॉट पोस्ट कंसेप्शन, यानी कि लैक्टेशनल। पोस्टमार्टम और पोस्ट कंसेप्शन में डिफरेंस क्या होता है? पोस्टमार्टम मतलब पार्टम, पार्चुरेशन आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी। पोस्ट कंसेप्शन, कंसेप्शन प्रेग्नेंट होना, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन, वो जो टाइम होता है कंसेप्शन को से कहते हैं, यानी कि अभी बेबी डिलीवर नहीं हुआ है। यानी कि लैक्टेशनल एमेनोरिया जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो पार्चुरेशन के बाद होता है, कंसेप्शन के बाद नहीं होता। प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से होता है। इसमें भी ये इंपॉर्टेंट है कि ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल दोनों नहीं होती लैक्टेशनल एमेनोरिया में। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो भी होता है और ओव्यूलेशन भी होता है। विथड्रॉवल या कोइटिस इंटरप्टस में भी दोनों होते हैं, मेंस्ट्रुएशन भी होती है और ओव्यूलेशन भी होता है, लेकिन लैक्टेशनल एमेनोरिया में दोनों ही नहीं होते हैं।
प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में हम देखेंगे. It synthesizes milk now. Synthesizes milk and gives negative feedback to FSH hormone ताकि प्रेगनेंसी ना हो. नेगेटिव फीडबैक देता है FSH हार्मोन को. ये FSH हार्मोन का क्या काम होता है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में था ये, वो जो से साइड में था टेबल टाइप का. याद नहीं आ रहा है. ओके, ना बैरियर मेथड्स आ गया. इतनी यही आपको आए समझ में के लिए. नेचुरल मेथड्स कोई डिवाइस नहीं होता. दे अवॉइड द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम. केमिटोजेनेसिस केमी ट्रांसफर दोनों होते हैं. 3 होते हैं. पीरियोडिक, विथड्रॉवल, लैक्टेशनल 10 to 17 डेज. फर्टाइल पीरियड कहते हैं. कंसेप्शन प्रिवेंट होता है. कोइटस में विड्रॉ कर लेते हैं टू अवॉइड इंसेमिनेशन. लैक्टेशन एमेनोरिया में ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन दोनों नहीं होते ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन मिल्क को सिंथेसाइज करता है, रिलीज नहीं करता है, सिंथेसाइज करता है. सिंथेसाइज इज द कीवर्ड हियर. सिंथेसाइज करता है. ओके, एंड 6 मंथ्स का इसका टाइम होता है. अप टू 6 मंथ्स आफ्टर पार्चुरेशन. पार्चुरेशन के बाद कंसेप्शन की बात नहीं. ये था हमारा नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड्स. इसकी एनसीईआरटी हम रीड कर लेते हैं. नेचुरल मेथड्स. पहले तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की. आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव, रिवर्सिबल विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स. इट ऑल्सो शुड इन नो वे interfere with the sexual drive, desire, or sexual act of the user. A wide range of contraceptive methods are presently available, which could be broadly grouped into the following categories. 7F, natural or traditional, barrier, IUDs, oral, injectables, implants, surgical. Now, natural methods. Principle इनका क्या है? Avoid the chances of meeting of sperm and ovum. Periodic abstinence में क्या होता है? In which couples they avoid or abstain from coitus from day 7 day 10 to 17 of the menstrual cycle. अभी मत बोलना कि महीने के 10 से लेके 17 तारीख तक नहीं. फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिन पे बात हो रही. जो फेजेस होते हैं फॉलिकुलर, मेंस्ट्रुअल, ल्यूटियल, उनके हिसाब से बात हो रही है. डे 10 to day 17. डे 14 पर ओव्यूलेशन होता है. When ovulation could be expected, क्योंकि कहते तो हैं कि एक जो आइडियल साइकिल 28-29 डेज की होती है उसमें डे 14 पे होता है, बट किसी भी फीमेल की साइकिल आइडियल नहीं होती है. चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन दे आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड 10 to 17. इसलिए एब्सटेन करता है कोइटस. इसी को हम फर्टाइल पीरियड भी कहते हैं, इस पीरियड को 10 to 17 डेज को. ठीक है ना. Abstaining from coitus during this period, conception could be prevented. Withdrawal of coitus interruptus. Here, इस मेथड में क्या होता है? Male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation. Just before ejaculation, so as to avoid insemination. कौन सी प्रोसेस को अवॉइड करते हैं? Insemination. Lactational amenorrhea और absence of menstruation. Lactational amenorrhea को हम absence of menstruation भी कहते हैं. Is based on the fact that ovulation and therefore the cycle, menstrual cycle, do not occur during this period of intense lactation due to the hormone prolactin. Following parturition, after parturition, lactation period होता है. Therefore, as long as the mother breastfeeds, child fully word यहाँ पे keyword है. Underline, highlight, mark, जो करना कर लो. Fully. Chances of conception are almost nil. However, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months following parturition. After parturition, that is delivery of the baby. Maximum. इसकी जगह अगर मिनिमम लिख के आ गया एग्जाम में गलत कर दोगे. Maximum 6 months. As no medicines यूज इन दीज मेथड्स. इसमें कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं होती क्योंकि तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी इसके नहीं होते. नो साइड इफ़ेक्ट्स. तभी तो इसे कहते नहीं नेचुरल मेथड. कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं इसका. चांसेस ऑफ फेलियर आर ऑल्सो हाई.
कोर्स नेचुरल मेथड्स में कोई गारंटी नहीं ना, बॉडी के अंदर आप नहीं देख रहे हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, ये हो गया हमारे नेचुरल मेथड्स तक। एमडी सिंथेसिस कर ले पहले, रीडिंग उसकी जो थी बची हुई इधर। ये लाइन थी हमारी, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स strong infrastructural facilities, professional expertise, and material support. These are essential to provide medical assistance and care to people in reproduction-related problems like pregnancy, delivery, STDs, abortions, contraceptions, menstrual problems, infertility, etc. Implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care. क्या करते हैं? Implementation of better techniques और new strategies. इनसे हम मोर एफिशिएंट केयर और असिस्टेंस दे सकते हैं लोगों को। एम्नियोसेंटेसिस पे बैन लगा था बाय सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मीनिंग्स ऑफ फीमेल फेटिसाइड्स एंड मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। फीमेल फेटिसाइड्स, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ डेवलपिंग फीटस की बात हो रही है यहाँ पे ना एम्ब्रियो है ना इन्फेंट है, फीटस। ओके, एनालाइज द फीटल सेल्स। फीटल के कौन से? उसके स्किन सेल्स एंड डिसॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं, स्किन सेल्स एंड डिसॉल्व सब्सटेंसेस। दिस प्रोसीजर इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक, उनके नाम डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, एंड टू डिटरमाइन द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द फीटस। ठीक है, ये हो गया। No. हमने कर लिया नेचुरल मेथड। सो यहाँ तक 52 मिनट्स की वीडियो हो रही होगी। समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत भी? कैसे मेरी बुक है? कोई बोलेगा अंधेरे में क्यों पढ़ा रही हो? लैम्प में अच्छी वही बात है, फोकस बनता है पढ़ने में भी, पढ़ाने में भी, हर तरह से। नेचुरल मेथड्स हो गया, एनसीईआरटी हो गई। नाउ अब हम जो इम्पोर्टेंट और फ्रेश टॉपिक है हमारा, उससे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बैरियर मेथड्स। वीडियो को बहुत लंबा नहीं रखेंगे, कोशिश करेंगे कि ये इंट्राइट टाइम तक करते हैं। ये में भी बहुत हो तो ये इतना कर लेते हैं। देखते हैं, पढ़ते पहले कंप्लीट सब कुछ होगा, डोंट वरी। नाउ बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स में क्या होता है, थोड़ी सी ज़्यादा रीडिंग करते पहले। ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। नेचुरल मेथड्स में कोई भी डिवाइस नहीं यूज़ हो रहा था, कोई बैरियर नहीं था, तो इसलिए उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं थे। बट बैरियर मेथड्स में प्रॉपर हम उसे फिजिकली मीट करने से रोक रहे विद द हेल्प ऑफ बैरियर, यानी कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। मोस्टली ये मिसकंसेप्शन है कि बैरियर मेथड्स सिर्फ मेल्स के लिए प्रेजेंट होते हैं, बट नहीं, मेल्स फीमेल्स दोनों के लिए होते हैं। पहला है हमारे पास कॉन्डम। Now, these are barriers made of thin rubber or latex sheet. They're used to males में, क्योंकि बैरियर मेथड्स दोनों मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं, तो यानी कि मेल में ये क्वेश्चन आता है। स्टार मार्क। They're used to cover penis in the male और vagina and cervix in the female, यानी कि मेल में पीनस एरिया कवर करता है एंड फीमेल्स में वजाइना एंड सर्विक्स, दोनों एरिया, वजाइना फिर पहले तो यूट्रस, सर्विक्स, सर्वाइकल ओपनिंग, वजाइना एंड देन वजाइनल ओपनिंग, ये होता है। तो इनके सर्विक्स और वजाइना फीमेल दोनों में कवर करते हैं, हम कहते हैं फेमिडम्स कहते हैं फीमेल के लिए।
just before coitus. Just word important है. So that the ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract. This can prevent conception. Conception is getting pregnant. Now, ये नाम important है. Nerode is a popular brand of condom for the male. Use of condoms have increased in recent years to high. ये हम आगे पढ़ेंगे. तो ये हमारा बेसिक था कि बैरियर मेथड्स में पहला जो हमारा है वो हमारा कॉन्डम है. नाउ देखो, प्रिवेंट sperm and ovum from meeting physically. Therefore, तो और ही हो गया. Therefore, both males and females, they made of thin rubber latex sheath. They cover the penis part in males and vagina plus cervix in females. Just before coitus, called and these for females these are called femida. They prevent conception. They protect from STIs. ये important है. स्टार मार्क यानी कि बैरियर मेथड्स STI और एड्स. STI एड्स का एग्जाम्पल है, उससे प्रिवेंट करते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं. दीज आर डिस्पोजेबल, सेल्फ इंसर्टेड यानी कि यूज़र प्राइवेसी मिलती है हमें किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर, क्लिनिक, हॉस्पिटल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है इसकी यूज़ के लिए, तो यूज़र को प्राइवेसी मिलती है. Use has increased over the years and Nerode is a popular brand. Now, so ये हमारे हो गए पॉइंट्स जितना कि एनसीईआरटी में दिया हुआ था. फिजिकली मीट करने से प्रिवेंट करता है, पहला पॉइंट. Therefore, both male and females made of thin rubber latex sheath. मेल्स में पीनस कवर होता है, फीमेल्स में वजाइना प्लस सर्विक्स कवर होता है. Just before coitus, they are used to prevent conception. They protect from STIs. Important है. They are disposable, self inserted, यूजर को प्राइवेसी मिलती है. यूज इंक्रीज हो चुका है और नेरोड एक पॉपुलर ब्रांड. ठीक. नाउ ये हमारी एनसीईआरटी का ही डायग्राम है. For female, for male, femidums, condoms. Now, barrier method में बस दो है यहाँ पे, condom and diaphragm, walls and cervical caps. Now, ये क्या होता है? देखो, they are made of thin rubber or latex sheet. Compare करके पढ़ते हैं. They are made of thin rubber or latex sheet. They are also made of rubber. They are inserted into the female reproductive tract. सबसे इम्पोर्टेंट तो पहले ये देख लो कि ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए होते हैं. हमारे पास सिर्फ बैरियर मेथड्स में कॉन्डम्स, सर्जिकल मेथड्स, ये दो ही है आई गेस जो सिर्फ बोथ मेल्स और फीमेल्स के लिए होते हैं. उसके अलावा बाकी सारे सिर्फ फीमेल्स के लिए होते हैं. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी, डायफ्रैम, वॉल्स, सर्वाइकल कैप्स, इम्प्लांट्स भी आई गेस सिर्फ फीमेल्स के लिए होते हैं. सो इस तरह से आपको इजी होगा इसको याद रखने के लिए. फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तो सर्विक्स को कवर करते हैं. यहाँ पे वजाइना प्लस सर्विक्स कवर होती है. डायफ्रैम में सिर्फ सर्विक्स कवर होती है. स्टार बन गया, स्टार मार्क. नाउ दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग स्पर्म्स थ्रू सर्विक्स. यानी कि जब सर्विक्स का एरिया ब्लॉक हो गया है तो स्पर्म्स एंटर कर ही नहीं पाएंगे. दे आर रीयूजेबल जस्ट लाइक दिस वन. ऑल्सो स्पर्मिसाइडल जेलीज, क्रीम्स एंड फोम्स आर यूज्ड अलोंग टू इंक्रीज द एफिशिएंसी. एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए हम डायफ्रैम, वॉल्स, सर्वाइकल कैप्स के साथ साथ इन्हें भी यूज़ करते हैं. लेकिन ये STI से प्रोटेक्शन नहीं देते. ये एक काइंड ऑफ ड्रॉबैक है इनका. यहाँ हमें प्रोटेक्शन STI से मिल रही थी.
STI से में प्रोटेक्शन मिल रही थी, बट यहाँ पे नहीं मिल रही है। ये पॉइंट स्टार मार्क कर लेना, कंपैरिजन में आएगा। ओके, नाउ बैरियर मेथड्स हो गए। इसके एनसीईआरटी भी कर लेते हैं जल्दी से, छोटा सा एरिया इसमें। Diaphragm, cervical caps and walls are also barriers made of rubber. They are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus. Condoms में just before coitus, यहाँ पे during coitus दिया है। Conception, they prevent conception by blocking the entry of sperms through, यहाँ देख नहीं रहा है, through cervix. They are reusable और यहाँ पे spermicidal jelly, sperms and creams are also used efficiency increase करने के लिए। कि अगर डायफ्राम के बाद यूज़ करने के बाद भी अगर स्पर्म की एंट्री हो जाती है तो भी ये फोम्स, क्रीम्स, स्पर्मिसाइडल यानी कि स्पर्म किलिंग, ये उन्हें प्रिवेंट करेंगी, स्पर्म्स को मार देंगी। नाउ अब हमारे पास है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, IUD। वाटर ब्रेक ले लें, तो पढ़ाई लेते हैं, थोड़ा सा ही बचा हुआ। IUDs, ये पार्ट, सर्जिकल मेथड्स, ये टेबल, ये थी वो टेबल, बहुत 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 इम्पोर्टेंट टेबल है ये। मैंने, हाँ इसमें सारे हैं। पीरियोडिक एब्सटेंस, किसमें ओव्यूलेशन होता है, किसमें मेंस्ट्रुएशन उसमें होता है, किसमें स्टेप प्रोटेक्शन होता है, वहाँ मैंने बताया था किसमें गेमीट ट्रांसफर, गेमेटोजेनेसिस होता है, किसमें नहीं होता, मैंने साथ साथ बताया है। आप बैक करके देख लो, अगर नहीं लिखा आपने तो उसको लिख लो, कहाँ पे गेमेटोजेनेसिस होती है, कहाँ पे नहीं होती, कहाँ पे गेमीट ट्रांसफ़र होता है, कहाँ पे नहीं होता है, सारी चीज़ें, कहाँ पे कोई डिवाइस नहीं यूज़ होता, कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ पे फिजिकली प्रिवेंट करते हैं, सारी चीज़ें कीवर्ड्स होते हैं ना। लैक्टेशनल एमेनोरिया, ये सारी हम पढ़ेंगे अभी। देन MTP, STI, इनफर्टिलिटी वाला, ठीक है। IUDs कर लेते हैं, एंड ये वाला पार्ट भी इजी है, और देन इसकी NCERT वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा। देखते हैं, IUDs करते हैं। ओके, IUDs, तो इसका नाम देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है। इंट्रा सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है, इंट्रा है, इंटर नहीं है। इंट्रा, यूटेराइन, समथिंग रिलेटेड टू यूट्रस डिवाइसेस। इंट्रा, समथिंग रिलेटेड टू यूट्रस जिसमें डिवाइस यूज हो रहा है। These are inserted by डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स, यानी कि यहाँ पे हमें यूज़र प्राइवेसी नहीं मिलती है, वहाँ पीछे हमें यूज़र प्राइवेसी मिल रही थी, यहाँ हमें यूज़र प्राइवेसी नहीं मिलती। अगेन ओनली फॉर फीमेल्स, ये एक नॉन सर्जिकल मेथड है, ये कुछ नहीं है, ये एक नॉन सर्जिकल मेथड, इसमें डिवाइस यूज़ हो रहा है पर इसमें किसी भी तरह की सर्जरी नहीं है। अगेन STI से हमें प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस भी हमें बैरियर मेथड्स में एक STI से प्रोटेक्शन देता था, एक नहीं देता था। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस भी हमें STI से प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। ये देखो, IUDs STI प्रोटेक्शन नहीं देते, कंडोम्स देते हैं, डायफ्राम, वॉल्स एंड सर्वाइकल कैप्स नहीं देते। ये 3 हमने पढ़ लिया। Now,
नो प्रोटेक्शन फ्रॉम STIs, इंक्रीज नो। इसमें अलग अलग तरह के उनके सबके मेथड्स होते हैं, जैसे किस तरह से ये प्रिवेंट करते हैं कंसेप्शन को। IUDs में फेगोसाइटोसिस, ये वर्ड आपने WBC से रिलेटेड में सुना होगा। फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स इन द यूट्रस, ये डिवाइस इंट्रायूटेराइन यानी कि यूट्रस में लगते हैं, इसलिए यूट्रस में ही ये स्पर्म्स को किल कर देते हैं। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है टू डिले प्रेगनेंसी एंड स्पेस चिल्ड्रन, ये PYQ है। PYQ है, यानी कि what is the ideal contraceptive used to delay pregnancy and space between children, जैसे कि कोई फीमेल है, ठीक है, उससे पहले चाइल्ड के बाद उसे प्रेगनेंसी में डिले करना है, उसे स्पेस करना है बच्चों में 4 साल 5 साल 8 साल। सो ये एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है लंबे टाइम के लिए। Most widely accepted methods of contraception again are IUDs. No hormonal changes occur. ये भले ही इसमें डिवाइस यूज़ होता है, बट इसमें कोई भी हार्मोन्स रिलेटेड चेंजेस नहीं होते हैं। इसमें हार्मोन्स का कोई इफेक्ट नहीं है, कोई रोल प्ले नहीं है, ठीक है ना। ये 3 तरह के होते हैं IUDs, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग या हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग मतलब मेडिकेटेड वाले। नॉन मेडिकेटेड की एग्जाम्पल हमारा आ रहा है लिपिज़लूब। ये कॉपर रिलीजिंग में CUT, CU7 एंड मल्टीलोड 375। मल्टीलोड से मुझे गन का नाम लगता है। एंड हार्मोन रिलीजिंग में देखिए इसमें प्रोजेस्ट्रोजन से रिलेटेड देखो, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। तो इसे याद कैसे करेंगे? नॉन मेडिकेटेड यानी कि कुछ नहीं, लूप है, बस एक लूप है, उसमें कोई मेडिकेशन नहीं है, कुछ नहीं, लिपिज़लूब। कॉपर रिलीजिंग में समझ में आ रहा है, कॉपर CU होता है, CUT, CU7 और ये 375 दो यहाँ पे, ये 7 और मल्टीलोड 375 पर 7 यानी कि ये इसमें आता है। एंड देन हार्मोन रिलीजिंग वाले में प्रोजेस्टासर्ट, प्रोजेस्टेरोन से रिलेटेड है, यानी कि हार्मोन है, एंड LNG-20 आखिरी बचा। इस तरह से याद करो। नॉन मेडिकेटेड में क्या होता है? दे इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, बट ये मेथड यूज़ नहीं होता बिकॉज दे कॉज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है कि जो इम्प्लांटेशन होता है वो यूट्रस की जगह फिलोपियन ट्यूब में या किसी और जगह हो जाता है, एक्टोपिक, जिससे कि कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्योंकि हर ऑर्गन का अपना यूज़ होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी स्ट्रेचेबिलिटी फिलोपियन ट्यूब की यूट्रस जैसी नहीं होती है, तो ये डेंजरस है फॉर बोथ मदर एंड चाइल्ड। सो ये मेथड हम यूज़ नहीं करते। कॉपर रिलीजिंग में दे डिक्रीज स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग पावर। नाउ ये इम्पॉर्टेंट है मेरे पास। Copper T prevents implantation, ये इम्पोर्टेंट है। कॉपर टी प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया, साइकोट बन गया, मोरिला बन गया, ब्लास्टुला बन गया, उसके बाद जब वो यूट्रस में आए तो यूट्रस की वॉल पे जो वो इम्प्लांट होता है, एम्बेड होता है, तो उस चीज़ को कॉपर टी प्रिवेंट करता है, ठीक है। यानी कि नॉन मेडिकेटेड लिपिज़लूब में फेगोसाइटोसिस होता है, लेकिन वो यूज़ नहीं होता क्योंकि इससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का खतरा होता है। कॉपर रिलीजिंग में मोटिलिटी फर्टिलाइजिंग पावर इफेक्ट होती है और इम्प्लांटेशन प्रिवेंट करते हैं। हार्मोन रिलीजिंग में प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20, इसमें दे मेक द यूट्रस बैड, यानी कि ये यूट्रस को अफेक्ट करते हैं। दे मेक द यूट्रस बैड फॉर इम्प्लांटेशन एंड दे मेक द सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म्स, यानी कि यूट्रस को अनसूटेबल बना देते हैं, उसका एनवायरनमेंट इम्प्लांटेशन के लिए, और सर्विक्स को होस्टाइल कर देते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें आप कोई भी पॉइंट मिक्सअप नहीं कर सकते हो। इस
उसमें जो पॉइंट इसका है वो उसी में लिखना है, ठीक है। सो ये हमारे पास कॉपर टी का डायग्राम है एंड पिक्चर है, एनसीईआरटी की टी बना हुआ है। दिस कॉपर टी प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, ओके। ये हमारे पास स्माइली है, ओके। नाउ हम आईयूडीज की एनसीईआरटी करेंगे। Another effective and popular method is the use of intrauterine devices, IUDs. These devices are inserted by doctors, experts, जिनकी user privacy नहीं है, in the uterus, जो कि intrauterine है, and through vagina insert करते हैं इसे. These IUDs are presently available as the non-medicated lipid soup, copper releasing, copper T, copper 7 and multilore 375. Hormone releasing में Progestin Cert and LNG 20. IUDs. Now इसमें phagocytosis of sperms within the uterus, within word यहाँ पे important है हमारे पास। अगर उसमें आ गया outside the uterus या just before entering the uterus, ऐसा कुछ नहीं, within the uterus. And the copper ions release the suppress motility affect करते हैं, fertilizing capacity affect करते हैं. And hormone releasing in addition, they make the uterus unsuitable for implantation and cervix hostile to sperms. इसे नोट से पढ़ोगे ना तो आपको इसे बार बार जब पढ़ोगे चीज़ों को तो आपको याद रहेगा कि पहले भी वो पहले ब्लॉक में दिया हुआ था नॉन मेडिकेटेड, बगल वाले में था कॉपर रिलीजिंग, नीचे वाले में हार्मोन रिलीजिंग। तो पॉइंट्स आपको ऐसे ऐसे पिक्चर छप जाएगी दिमाग में, आपको समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, किन्हें कौन से वाले, तो हम हमेशा आईयूडी ही लिखेंगे। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स आईयूडीज है। नाउ यहाँ से हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव स्टार्ट होता है, वो हम यहाँ इसके नोट्स नहीं कर रहे। सो आई गेस कि इतना आपको समझ में आया होगा। चीज़ें स्टार्टिंग में थोड़ी सी पास थी क्योंकि वो बहुत ऐसे बस टेक्सचुअल नॉलेज थी, कंसेप्चुअल भी नहीं था, टेक्सचुअल था बस। तो उसमें कितना भी मैं कुछ समझा नहीं सकती थी, जनरल अवेयरनेस का था चैप्टर स्टार्ट हो रहा था। उसके बाद से मैंने एक ही चीज़ें जो भी वर्ड्स की वर्ड्स सब बनाए हैं, अगर आपने एज इट इज़ चीज़ों को लिखा, जहाँ मैंने सर्कल करा है, जो कीवर्ड मैंने हाईलाइट करा है, यहाँ वजाइना प्लस सर्विक्स, जस्ट बिफोर कोइटस, ड्यूरिंग कोइटस, फॉर both males and females, physically vagina plus cervix, कहाँ प्रोटेक्ट करते हैं स्टेज से, कहाँ नहीं करते हैं, थ्रू cervix यहाँ पे, just before ejaculation, मैक्सिमम साइड इफेक्ट्स, फुल्ली, ये सारे कीवर्ड इस तरह से जब आप पढ़ोगे तो ट्रस्ट में कोई क्वेश्चन गलत 99% चांसेस तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने एक एक कीवर्ड पे ध्यान दिया, आपने वो टेक्स्ट नहीं पढ़ा, उस टेक्स्ट से हर पॉसिबल क्वेश्चन जो बन सकता था आपने वो पढ़ा। सो आई गेस आज हम आईयूडीज भी करेंगे। नेक्स्ट नोट्स अगर आप कहोगे तो मैं शेयर कर दूंगी। आगे हमारे पास सर्जिकल मेथड्स, एमटीपी, इनफर्टिलिटी, और ये सिनॉप्सिस समरी वाला पार्ट है, थोड़ा सा बस हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा टाइम लिया बट समझाना ज़रूरी था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका पार्ट 2 में अपलोड हो जाएगा इसी थंबनेल के साथ। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें, एग्ज़ाम पास आ रहा है, 6 महीने बचे हैं बस। ऑल द बेस्ट, आप कर सकते हो, ट्रस्ट में आप कर सकते हो, एंड आई नो व्हाट इट टेक्स। बाय, थैंक यू सो मच।